रिया अपने केबिन में बैठी अपने काम में बिजी थी। तभी उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आई, जिसे सुनकर रिया के पैरों तले जमीन निकल गई। एक झटके में रिया खड़ी हुई। रिया, जल्दी घर आ जाओ, आज फिर तुम्हारे घर में वह लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। घबराई हुई आवाज में उसकी पड़ोसन आंटी बोल रही थी। क्या? ये सुनते ही रिया बहुत ज्यादा परेशान हो गई। जब तक रिया आंटी से और कुछ पूछती, उन्होंने फोन कट कर दिया था। यह सुनकर रिया 1 मिनट की देर के बिना हैरान परेशान सी भागती हुई अपने बॉस के केबिन में पहुंची और अपने बॉस से जल्दी घर जाने की रिक्वेस्ट करने लगी। तो बॉस भी थोड़ा अकड़ते हुए बोले, ये क्या है, तुम रोज रोज घर जल्दी जाने की परमिशन लेने आ जाती हो? तुम्हारा काम भी पेंडिंग में पड़ा रहता है। तुम्हें देखकर ऑफिस में और भी लोग जल्दी जल्दी छुट्टी लेने आने लगे हैं। मैं अपने ऑफिस में इस तरह रोज रोज छुट्टियां नहीं दे सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बहुत जल्दी किसी और को हायर करना पड़ेगा। अगर आप अपनी नौकरी करना चाहती हैं तो आपका जो भी मैटर है आज ही उसे निपटाइए, वरना कहीं और नौकरी ढूंढ लीजिए। यस सर, मैं आज ही सारा मामला ख़त्म करने की कोशिश करूंगी। कहते हुए रिया ने जल्दी से अपनी टेबल से अपनी स्कूटी की चाबी उठाई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। रिया की स्कूटी के आगे की ओर बढ़ रही थी, पर उसका मन अपनी गुजरी जिंदगी में पीछे की ओर भाग रहा था। रिया, जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। रिया की माँ ने किताबों में उलझी रिया से कहा, तो रिया ने बड़ी ही शांति से कहा था कि माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, बल्कि मैंने जो पढ़ाई की है उससे मैं कुछ बनना चाहती हूँ। अपने दम पर यह दुनिया देखना चाहती हूँ और आप दोनों को भी अपनी काबिलियत पर गर्व करते हुए देखना चाहती हूँ। उसके बाद आप और पापा जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी करने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ अभी नहीं। इससे पहले कि रिया की माँ कुछ बोलती, उसके पापा सुभाष वहाँ पर आ गए थे और उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के अपना हुक्म रिया को सुना दिया था। देखो रिया, तुम्हारी पढ़ाई की वजह से मैंने इतने समय तक तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं देखा, वरना तुम्हारी बहन की शादी तो हमने उसके कॉलेज से निकलते ही कर दी थी। इसीलिए अब सीधे तरीके से तैयार होकर नीचे आ जाओ। ये नौकरी और घूमने के सपने अपने ससुराल में जाकर पूरे करना। जो तुम्हें देखने आ रहे हैं वे बहुत अच्छे और ऊंचे ख़ानदान से हैं। रही बात हमारी तुम पर गर्व करने की, तो जब हम तुम्हारी शादी करके विदा करेंगे और तुम पूरे मन से अपने ससुराल को निभाकर वहाँ हमारी परवरिश का नाम ऊंचा करोगी, तो हमें वैसे ही तुम पर गर्व होगा। उसके लिए तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिया अपने पापा से कुछ कहती, इससे पहले ही वह वहाँ से जा चुके थे और माँ भी उसके पिता की यह सुनाए फरमान के खिलाफ जाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। रिया ने भी अपने माता पिता के सामने घुटने टेक दिए थे और तैयार होकर बाहर बैठे लोगों के सामने अपनी नुमाइश करने के लिए आ गई थी, क्योंकि जिसने यह जीवन दिया उनसे ही अपने जीवन के लिए क्या और कैसे लड़ सकती थी। इंजीनियर रवि ने सांवली सलोनी सुंदर सी रिया को देखते ही पसंद कर लिया था और कुछ ही महीनों में सगाई और शादी करके रिया लाखों का दहेज लेकर ससुराल से भरी फैमिली में शामिल हो गई थी। पर शायद सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि रवि के परिवार ने उसे अपना हिस्सा कभी बनाया ही नहीं था। जहाँ देवर ननंद उसके आसपास भूलकर नहीं भटकते थे। भाभी आपके साथ रहने से कहीं हमारे ऊपर भी आपकी रंगत ना छाने लगे, तो अब रिया उन्हें कैसे समझाती कि उसके रंग छूकर थोड़ी ना उनको चिपक जाएंगे। सास ससुर को तो सिर्फ दहेज में मिले पैसों से और मायके से आने वाले शगुन से मतलब था, वरना उसके अलावा तो उन्हें किसी के सामने रिया को बहू कहना भी पसंद नहीं था। और रवि तो उससे कोई मतलब ही नहीं रखता था। यह शादी सिर्फ उसने अपने माँ बाप की खुशी के लिए की, वरना इसकी तो एक और बीवी है जो उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर है। रिया इससे ज़्यादा अपना अपमान नहीं सह सकती थी, तो उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और घर वापस आने की बात कही। तो जिस पिता ने ज़बरदस्ती उसके सपने तोड़कर उसकी शादी करवाई थी, उन्होंने उसकी तकलीफ़ों से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया और बोल दिया, रिया, हमने तो सब कुछ अच्छा देखकर इतना दान दहेज देकर तुम्हें विदा किया था। अब तुम्हारी ही किस्मत ख़राब है तो हम क्या कर सकते हैं। अब तुम्हें तुम्हारी किस्मत से जो जैसा मिला है उसी में निभाव करना सीखो, क्योंकि अब वही तुम्हारा घर है और वहाँ के लोग तुम्हारे अपने। तुम लोगों को समझो और उन्हीं के अनुसार उस घर में रहने की कोशिश करो। देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ तो ससुराल के 4 कोनों में से किसी एक कोने में रो रो कर अपनी जान दे देना, पर भूल से भी कभी यहाँ वापस आने का मत सोचना, क्योंकि तुम्हारे घर वापस बुलाकर मैं समाज और बिरादरी में अपनी नाक नहीं कटवा सकता। यह सुनकर रिया सन्न रह गई थी।
जिस माता पिता ने उसे जन्म दिया, जो पहले उसकी आंख में कभी आंसू भी नहीं आने देते थे, आज उन्होंने समाज और अपनी झूठी इज्जत के कारण उसकी उन तकलीफों से जो उन्हीं लोगों की दी हुई थी मुंह मोड़ा, उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उसे वह अपने मायके से विदा होकर ससुराल आई तो उसने पलटकर अपने माता पिता की तरफ देखा भी नहीं था। पर ससुराल में हर दिन हो रहे अत्याचार और पति के तिरस्कार ने उसकी सहन शक्ति खत्म कर दी थी। आखिर वह वहाँ सब कुछ सहती भी तो क्यों? वहाँ कौन उसका अपना था? ससुराल के पूरे परिवार ने उसे नौकरानी बना दिया था और पति ने कभी उससे कोई नाता जोड़ा नहीं था। समाज को दिखाने के लिए उन झूठे फेरों को सच मानकर वह क्यों अपनी जिंदगी तिल तिल कर जलाती? सो एक दिन उसने बिना किसी के बताए, बिना किसी से कुछ शिकायत किए, अपने टूटे हुए आत्मसम्मान की किरचें उठाकर वह जेल जैसा घर छोड़ दिया। दूसरे शहर आकर अपनी काबिलियत से एक नौकरी और एक छोटा सा घर किराए पर लेकर अपने टूटे आत्मसम्मान को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करते हुए वह रहने लगी। पर कहते हैं ना कि एक आत्मसम्मान से भरी, अपने दम से जी रही स्त्री पुरुषों को तो छोड़ो, स्त्रियों को भी रास नहीं आती, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ये आत्मसम्मान से भरी स्त्री उनके इस झूठ कि उनके सर पर छत और वह प्यार भरी दुनिया उनके खुद की है कि नींव ना हिला दे। इसीलिए पुरुष और झूठी इज्जतदार स्त्रियां एक अकेली स्त्री को बदनाम कर उसे तोड़कर वापस उस कैद खाने में कैद कर देना चाहती हैं जहां वह एक सांस भी नहीं ले सकती। रिया को भी उसके ससुराल वालों ने उसकी माँ और पिता सुभाष को और समाज को यह सुनाकर कि उनकी बेटी अपना मुंह काला करके भाग गई खूब बदनाम किया और उसका पता लगाकर उसके उस छोटे से आशियाने को उजाड़ने आ गए, जिसे अभी वह तिनका तिनका जोड़कर बनाने की कोशिश ही कर रही थी। पर इस बार रिया डरी नहीं थी उन दहेज के लोभियों से, जिन्होंने ये जानते हुए भी कि उनके बेटे को वह पसंद नहीं और उसने अपनी पसंद से शादी भी कर रखी है, उसकी ज़िंदगी ख़राब की थी। उसने अपने साथ पुलिस को लाकर ससुराल वालों के खिलाफ सबूत दिखाकर अपने आसपास रह रहे लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाया था, वरना ये समाज फिर से उसे ना किए गए जुर्म की सज़ा देकर, उसे चरित्रहीन साबित कर उसके पंख काटने की कोशिश करने लगता। पर रिया की हिम्मत की वजह से उस दिन वह लोग कामयाब ना हो सके और पुलिस के डर से सब अपनी गालियों और कालिकों का पिटारा अपने ऊपर ही उड़ेल के चलते बने थे। पर आज फिर उसके छोटे से आशियाने और उसके सम्मान पर खतरा मंडरा रहा था। इसीलिए वह अपनी स्कूटी लेकर जल्दी से अपने घर पहुंची। पर वहां का नज़ारा देखकर एक बार को तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, पर फिर खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी और अपने पापा के पैर छूते हुए बोली, पापा, आपने इतने महीने बाद मेरी खोज खबर ली, वह भी सिर्फ मेरी छोटी सी दुनिया को मिटाने के लिए। आप ऐसे ही बोल देते यह सारा सामान मैं आपके घर भिजवा देती, बिना किसी सवाल, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी पसंद के लड़के से शादी की थी। मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा घर और वर देखा था, लाखों का दहेज देकर तुम्हें विदा किया, सोचा था तुम अपने ससुराल में निभाकर हमारा और हमारे ख़ानदान का नाम ऊंचा करोगी। पर तुमने क्या किया? अपने पति को धोखा देकर अपने ससुराल और मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर भाग आई और यहाँ अपना मुंह काला कर इतनी शान से रह रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुभाष जी जलती आंखों से देखते हुए रिया पर चिल्लाकर बोले, तो रिया एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, आपके उस अच्छे देखे घर और वर ने मेरे साथ नौकरों से भी बदतर सुलूक किया था। न जाने कितने दिन मैंने उस घर में सिर्फ पानी पीकर और उन लोगों की मार सहते हुए गुजार दिए थे, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए पापा। पर जब सहन नहीं हुआ था तो आई थी ना मैं आपके पास, पर आपने तो मुझे मेरी किस्मत के हवाले कर और घर के 4 कोनों में से किसी एक कोने में मरने की नसीहत देकर मुझे वापस उस कैदखाने में भेज दिया था। पर यूं घुटन भरी मौत मुझे मंजूर नहीं थी पापा, बस इसीलिए मैं वह सब छोड़ आई थी। जैसे, और यकीन मानो पापा, मैं यहाँ मुंह काला करने जैसा कोई काम नहीं किया है, पर आपने भी समाज की तरह अकेले रह रही अपनी बेटी को गलत समझा। पर पापा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो ना सही, पर कम से कम अपने दिए गए संस्कारों और परवरिश पर तो भरोसा होता। कम से कम आप मेरी नज़रों में गिरने से तो बच जाते। काश आप समझ पाते कि ससुराल में ना निभाने में हमेशा गलती लड़की की नहीं होती, कभी कभी ससुराल वाले खुद ही उस लड़की को अपनाते नहीं। पर चलो कोई नहीं, उस दिन आपने मुझे एक नसीहत दी थी, आज मैं एक नसीहत आपको देती हूँ। किसी भी अकेली रह रही लड़की पर शक मत करना, वरना उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर उस पर उंगली उठाने के चक्कर में आप खुद बदनाम हो जाओगे, जैसे यहाँ हो गए हो। यह सुनते ही सुभाष जी ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई, जहाँ पर कैसा बाप है ये जो अपनी बेटी पर शक कर रहा है।
क्या इसने अपनी बेटी के चेहरे और शरीर पर वह गहरे घाव के निशान नहीं देखे? भगवान ऐसा बाप किसी को भी ना दे। जैसी बातें करके सब उसी को देख रहे थे। तभी रिया की माँ आ गई और सुभाष जी के लाए हुए लड़कों को परे धकेलते हुए बोली, जाओ पीछे। अगर मेरी बेटी के सामान को हाथ भी लगाया तो हाथ पैर दोनों तोड़ दूंगी तुम लोगों के। फिर सुभाष जी की तरफ मुंह करके उन्हें दिखाते हुए बोली, शर्म नहीं आती आपको अपनी ही बेटी पर शक करते हुए? पहले तो उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी, फिर जब वहां से परेशान होकर घर आई तो उसे घर से निकाल दिया, उसके ससुराल में उसे मरने को छोड़ दिया। उसने जब आपकी चुनी हुई उस दुभरी जिंदगी को छोड़कर खुद के दम पर कुछ करना चाहा तो एक बार फिर से आ गए उसकी दुनिया उजाड़ने। पर अब ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। आज आपने मेरी परवरिश पर उंगली उठाकर बहुत गलत किया है। पहले मैं सिर्फ आपकी पत्नी होने का फर्ज निभा रही थी। डरती थी कि कहीं आप अपने घर से ना निकाल दें तो कहाँ जाऊंगी मैं। पर मेरी बेटी ने मुझे सिखाया है कि जब तक ये स्त्री अपने स्वाभिमान के लिए खुद खड़ी नहीं होती तो उसके हिस्से का सम्मान नहीं मिलता। इसीलिए आज मैं आपसे आपकी पत्नी होने का हक वापस ले रही हूँ और अपना मंगलसूत्र उतारकर सुभाष जी के हाथ में पकड़ाकर उसे परे रखते हुए फिर बोली, ये लीजिए अपना मंगलसूत्र और घर जाकर अपनी झूठी शान के साथ अकेले रहना, क्योंकि मैं अब यहीं अपनी बच्ची के साथ रहूंगी ताकि कोई भी गिरी हुई सोच वाला मेरी बेटी पर उंगली ना उठा सके। इतना बोलकर रिया की माँ सुभाष को वहीं खड़ा छोड़ अपनी बेटी के टूटे सामानों में से बचा हुआ अच्छा सामान चुनने लगी और रिया भी अपने पापा पर एक हिगारत भरी नज़र डालकर अपनी माँ के साथ सामान उठाने में लग गई। तो ये थी हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमें कमेंट करके इस कहानी के बारे में बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही मोरल स्टोरीज़ के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।